Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ बचाओ. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। अमेरिकी सेना हॉर्मुज के आसपास पिछले 4 दिनों में 3 तेल के जहाज़ों पर हमले कर चुकी है, जिसमें 3 भारतीय सेलर्स की मौत हो गई। ये तीनों ही जहाज़ भारत के नहीं थे और न ही इन पर भारत का झंडा लगा था, लेकिन इन तीनों पर ही बड़ी संख्या में भारतीय सेलर्स काम कर रहे थे। इन हमलों को लेकर भारत सरकार काफ़ी नाराज़ है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि इन तीनों जहाज़ों ने उनकी सेना की चेतावनी के बावजूद युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की थी, इसीलिए उन्होंने ये हमले किए। आपको भी इन हमलों के बारे में कई जानकारियां मिली होंगी, इसलिए आज हम सबसे पहले ईरान युद्ध में भारतीय सेलर्स पर हो रहे इन्हीं हमलों को डिकोड करेंगे। ममता बनर्जी के लिए आज एक और बुरी खबर आई है। उनके सबसे विश्वास पात्र और पुराने साथियों में से एक कल्याण बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से बुरी तरह नाराज हो गए हैं। कल्याण बनर्जी ने आज बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि वो अभिषेक बनर्जी के साथ अब काम नहीं कर सकते और ममता बनर्जी को अब इन दोनों में से एक को चुनना होगा, यानी या तो अभिषेक बनर्जी रहेंगे या कल्याण बनर्जी रहेंगे टीएमसी में। ऐसे समय में जब उनके बहुत सारे करीबी ममता बनर्जी को छोड़ कर जा रहे हैं, तो शत्रुघ्न सिन्हा ने आज ये स्पष्ट किया कि वो ममता बनर्जी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और इस्तीफा देने वाले बागी सांसदों की सूची में उनका नाम होने की खबरें बिल्कुल गलत हैं। इसके साथ ही आपको आज हम वो दिलचस्प तस्वीरें भी दिखाने वाले हैं जहां पश्चिम बंगाल की पुलिस ममता बनर्जी के दबंग नेता जहांगीर खान को हाफ पैंट में परेड करवाकर सड़क पर ले जा रही है। ईरान युद्ध ने हमारा और आपका खर्च बढ़ाने के साथ साथ फुटबॉल वर्ल्ड कप को भी पहले से कहीं ज्यादा महंगा कर दिया है। आज से फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और 96 वर्ष के इतिहास में यह अब तक का सबसे महंगा वर्ल्ड कप होगा। आज आपको दिखाएंगे कैसे इस भारी भरकम खर्च की वजह से वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार अब एक देश नहीं बल्कि दुनिया के 3 देश मिलकर वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे हैं। अभी तक हम आपको ईरान युद्ध की वजह से तेल की कमी की खबरें बता रहे थे और आपको दिखा रहे थे कि इस युद्ध का आपके जीवन पर किस तरह का असर पड़ रहा है, दुनिया भर पर के देशों पर कैसा असर पड़ रहा है। महंगाई आ रही है, तेल की कमी हो रही है, अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो रही हैं, लेकिन अब मामला कहीं आगे बढ़ चुका है। अब इस युद्ध के कारण भारत के लोगों की जान जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की कीमत अब भारतीय नागरिक भी चुकाने लगे हैं। 10 जून को ओमान की खाड़ी में एक शिप MT जलवीर पर हमला हुआ और हमले के बाद इस जहाज में आग लग गई। इस जहाज पर 20 सेलर्स यानी नाविक थे और ये सभी भारत के थे। मस्कट में भारतीय दूतावास ने कहा है कि सभी भारतीय सेलर्स इस समय सुरक्षित हैं। ये शिप अफ्रीका के एक देश का है जिसका नाम है गिनी बिसाऊ और इसी देश का झंडा इस शिप पर लगा हुआ था, लेकिन इस पर भारतीय सेलर्स काम कर रहे थे। पिछले 4 दिनों में यह किसी भी समुद्री जहाज पर तीसरा बड़ा हमला है जिस पर भारतीय नाविक काम कर रहे थे। तो अभी जो तस्वीरें आप देख रहे थे, एक बार फिर से मैं आपको वो तस्वीरें दिखा सकता हूँ। ये वो जहाज़ है जिस पर
नया हमला किया है अमेरिकी सेना ने, और ये जहाज भारत का नहीं था, लेकिन किसी अफ्रीकी देश का जहाज था, लेकिन इस पर काम करने वाले जो सेलर्स हैं वो सारे भारत के हैं। अब इस हमले से पहले 9 जून को ओमान की खाड़ी में एक और तेल टैंकर पर अमेरिकी सेना ने हमला किया था, और इस जहाज के 28 सेलर्स में से 24 भारत के थे। अमेरिका के हमलों में 3 भारतीयों की मौत हो चुकी है अब तक, और इसमें से 21 को बचा लिया गया। अमेरिकी सेना का दावा है कि यह जहाज ईरान से तेल लेकर जा रहा था और इसने अमेरिका के आदेशों का पालन नहीं किया। इसके बाद अमेरिकी सेना ने इस जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाकर इस पर हमला कर दिया, और यह शिप प्रशांत महासागर के एक देश का है, छोटा सा देश है, शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। इस देश का नाम है पलाऊ, और इसी देश का झंडा इस शिप पर लगा हुआ था। तो एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि इस जहाज पर जो हमला हुआ अमेरिकी सेना द्वारा, उसमें 3 भारतीय मारे गए हैं, लेकिन यह शिप भारत का नहीं था। इस दुर्घटना में, इस हमले में 23 साल के हिमाचल प्रदेश के भारतीय नाविक आदित्य शर्मा की भी मौत हो गई। आदित्य शर्मा इस जहाज पर डेक कैडेट के तौर पर काम कर रहे थे। डेक कैडेट किसी भी शिप पर एक ट्रेनी ऑफिसर को कहते हैं, और आदित्य शर्मा हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के रहने वाले थे। उनके पिता का कहना है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि उस जहाज के कैप्टन ने इस जहाज को युद्ध के इलाके में, यानी युद्ध क्षेत्र में ले जाने का फैसला क्यों किया, और जब अमेरिकी सेना लगातार चेतावनी दे रही थी तब भी शिप ने उसका पालन क्यों नहीं किया। हमें पहले ये इन्फॉर्मेशन थी मेरे बेटे को भी कि शिप जो वो सेल करेगा ओमान तक, ओमान से वापस आएगा। तो ओमान भी ऑब्वियसली एक रिस्क जोन बना हुआ है आजकल। तो जब ओमान से फिर वो बाद में हमें पता लगा कि वी आर ट्राइंग टू गो टू गल्फ ऑफ ईरान, जो कि हमारे लिए बड़ा शॉकिंग और सरप्राइजिंग था। तो ये कैप्टन शुड हैव अवॉइड दिस रूट। आज बच्चे को पता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो एक रिस्क जोन बना हुआ, डेडली रिस्क जोन है। तो वहाँ पे हर तरह के बार एक्टिविटीज़ हो रही है, तो उसमें जाने के दो डबल ब्लॉकेड लगे हुए हैं। एक ईरान ने लगा हुआ है, एक यूएसए ने भी लगाया हुआ है। तो on whose consent that captain take decision to put life of crew members in danger. इससे पहले 8 जून को एक और शिप जिसका नाम है एमटी मैरीवेक्स, इस नामक टैंकर पर भी अमेरिकी सेना ने हमला किया था, और इस जहाज पर सवार सभी 24 सेलर्स भारत के थे, और इन सभी को तब बचा लिया गया था। और यह शिप भी पलाऊ का है, और इसी देश का झंडा इस शिप पर लगा हुआ था। तो ईरान युद्ध का दायरा अब इतना बढ़ चुका है कि भारत के सेलर्स भी अब इसके दायरे में आ गए हैं, और उन पर भी हमले शुरू हो गए हैं। अब यह सिर्फ एक समुद्री दुर्घटना का मामला नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि ईरान संघर्ष के बीच काम कर रहे हजारों भारतीय नाविक, आज उनकी सुरक्षा खतरे में है। भारत सरकार ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है, और नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास के डिप्टी चीफ को बुलाकर इस हमले पर अपनी नाराजगी जाहिर की और अमेरिका से इसका जवाब मांगा है। हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान युद्ध के इलाके में समुद्री जहाज़ों पर ये जो हमले हो रहे हैं ये चिंताजनक हैं, और ऐसे हमलों को तुरंत रोकना चाहिए। जो वहाँ पर अटैक हुआ उसमें 3 भारतीय नागरिक उसमें मारे गए। इसकी हम लोगों ने पुष्टि की। आज उनका पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने कल अमेरिकी सीडीए को समन किया था, और उनके समकक्ष हमने अपना विरोध जताया कि इस प्रकार का हमला को बंद किया जाए। हमले से क्षति हो रही है, और इससे हम लोग कई भारतीय नागरिक इसमें हताहत हुए हैं। दिन भर सोशल मीडिया पर भी आप लगातार इन हमलों के बारे में पढ़ रहे होंगे, आप तक ये जानकारियां पहुंच रही होंगी। इसलिए अब मैं आपको इन शिप्स पर हुए हमलों के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। जिन 3 शिप्स पर यह हमला हुआ उनमें से एक भी भारत का जहाज नहीं है। इनमें से 2 शिप्स पर पलाऊ का झंडा लगा हुआ था,
जबकि एक जहाज पर गिनी बिसाऊ नाम के देश का झंडा लगा हुआ था। यानी ये तीनों ही दूसरे देशों के शिप्स थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका को इन सिविलियन शिप्स पर हमला नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये कोई युद्धपोत नहीं थे। इन शिप्स पर निहत्थे लोग सवार थे और युद्ध क्षेत्र में इनसे किसी की भी जान को कोई खतरा नहीं था। अगर अमेरिकी सेना चाहती तो हमला करने के बदले कोई और विकल्प अपना सकती थी। किसी और तरीके से इन्हें रोका जा सकता था। इन पर हमला करने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। इससे पहले भी अमेरिकी सेना हॉर्मुज के रास्ते में कई समुद्री जहाजों पर हेलीकॉप्टर से उतरकर कब्जा कर चुकी है, जहां उन्हें किसी की जान लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और इस बार भी अगर अमेरिकी नौसेना चाहती तो यही किया जा सकता था। इसलिए आज बड़ी बात आपके लिए जो जानने की है वो ये है कि ये 3 जहाज जो हैं ये असल में भारत के जहाज नहीं थे, दूसरे देशों के जहाज थे। लेकिन इन जहाज़ों पर जो लोग काम कर रहे थे उसमें ज़्यादातर लोग भारत के थे। इन जहाज़ों पर जो सेलर्स काम कर रहे थे उनमें से ज़्यादातर सेलर्स यानी नाविक भारत के थे। जो स्टाफ था वो भारत का था। इसलिए एक प्रकार से भारत भी इस पूरे ईरान युद्ध में निशाने पर आ गया। अमेरिका को जवाब यह देना चाहिए कि ऐसा इन शिप्स में क्या था। ये सारे निहत्थे लोग थे, ये किसी के ऊपर हमला नहीं कर रहे थे। अगर इनमें से कोई एक शिप युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर भी जाता या फिर उस रास्ते से निकल जाता सुरक्षित तरीके से, तो भी उसे रोकने के बहुत सारे तरीके थे। इनमें से जो कई शिप्स तो ऐसे हैं जिन पर अमेरिका प्रतिबंध लगा चुका है, जो अमेरिका द्वारा सैंक्शनड है, लेकिन तब भी किसी की जान लेना सही नहीं है। आदित्य शर्मा अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। वर्ष 2025 से ही उन्होंने समुद्री जहाज पर काम करना शुरू किया था, यानी अभी थोड़ा सा समय हुआ था। आदित्य शर्मा जल्द ही अपने घर लौटने वाले थे, अपनी छुट्टी का इंतजार कर रहे थे। पूरा परिवार उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन जिस बेटे के घर आने की खुशियां कुछ दिनों के बाद मनाई जानी थी, वहां अब उनकी मौत की खबर आ गई है। और इसने आदित्य के माता पिता के सारे सपने, उनकी सारी उम्मीदें और उनकी खुशियां छीन ली हैं। ईरान युद्ध की वजह से इस समय पूरी दुनिया में तेल की कमी है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब भी आपके घर से आपको निकलना होता है तो आप कितनी आसानी से अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और सड़क पर निकल पड़ते हैं। आपके दिमाग में एक बार भी आशंका नहीं आती कि अगली बार पेट्रोल या डीजल अगर नहीं मिला तो आप क्या करेंगे। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेट्रोल पंप पर जाते हैं और अपनी गाड़ी में पेट्रोल, डीजल या गैस जो भी है वो भरवा लेते हैं। एक बार भी आपको ये आशंका नहीं होती कि अगली बार अगर ये नहीं मिला तो आप क्या करेंगे। इसी तरह आप कितनी आसानी से घर में बैठे बैठे कह देते हैं कि चलिए एक कप चाय बनाते हैं, और आपकी रसोई में गैस पर चाय तैयार होकर आपके सामने पेश हो जाती है। आपको ज़रा भी ये डर नहीं लगता कि कहीं ये आपके किचन में आखिरी सिलेंडर तो नहीं है। यानी आज भी आपको इस बात का पूरा भरोसा है कि आपकी गाड़ी का तेल का टैंक ऐसे ही हमेशा भरता रहेगा और आपको हमेशा ही अपने घर में गैस से भरे सिलेंडर भी मिलते रहेंगे। इसमें कोई कमी नहीं आएगी इनकी सप्लाई में। अब अगला सवाल, अगर आज आपसे कोई ये कहे कि हॉर्मुज के रास्ते से होकर आने वाले तेल या गैस के जहाज़ों पर इस समय अगर आपको कोई नौकरी दी जाए या आपके परिवार में किसी सदस्य को, आपके बच्चों को यहाँ पर नौकरी दी जाए, तो क्या आप ये नौकरी करेंगे? आप चाहेंगे तो भी सबसे पहले आपका अपना परिवार ही आपको मना कर देगा और कहेगा कि इस काम में आपकी जान का खतरा है, बहुत जोखिम भरा काम है। कम से कम ऐसे समय में तो हॉर्मुज के आसपास, ईरान युद्ध क्षेत्र के आसपास इन जहाज़ों पर काम करना जानलेवा है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन अब उन हजारों लोगों के बारे में सोचिए जो इस समय अपनी जान पर खेलकर उन्हीं तेल और गैस के जहाज़ों पर काम कर रहे हैं जो आपके लिए अरब देशों से तेल और गैस लेकर भारत पहुंचते हैं ताकि आपके घर की रसोई जलती रहे, ताकि आपकी गाड़ी चलती रहे। ईरान युद्ध के बीच इस समय 18,000 भारतीय सेलर्स यानी नाविक खाड़ी देशों में अलग अलग शिप्स पर काम कर रहे हैं। कम से कम 562 भारतीय सेलर्स इस इलाके से गुजरने वाले भारत के शिप्स पर काम कर रहे हैं। इस समय पूरी दुनिया में 3,20,000 भारतीय सेलर्स समुद्री जहाज़ों पर काम कर रहे हैं। यानी ये ऐसे लोग हैं जिनका ना तो आप नाम जानते हैं, आपकी ज़िंदगी में इनका क्या योगदान है ये भी शायद आपको पता नहीं। लेकिन जब किसी हमले में कोई भारतीय सेलर मारा जाता है तो वो अकेला नहीं मरता, उसके साथ उसका पूरा परिवार भी मर जाता है। और यही बात आज हमें सोचनी चाहिए। ये हमारे जो हज़ारों लोग हैं,
ये सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए इन शिप्स पर अभी भी काम कर रहे हैं, वहां से भागे नहीं, ताकि हमारे घरों में आपकी चाय, आपका खाना बनता रहे, हमें किसी चीज की कोई कमी ना हो, हमारे देश में तेल, डीजल, गैस और बाकी का जो सामान है हमारी जरूरत का, वो हमें मिलता रहे। लेकिन जब इनमें से किसी की जान जाती है तो पूरे देश को दर्द होता है। ईरान युद्ध में 8 अप्रैल को युद्ध विराम के बाद अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा हमला किया है और अमेरिकी सेना ने 10 जून को ईरान पर 49 टोमाहॉक मिसाइल से ईरान के 7 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। यह मिसाइल लगभग 2500 किलोमीटर तक हमला कर सकती है, बहुत बड़ी शक्तिशाली मिसाइल है। 103 दिनों से जारी ईरान युद्ध में अमेरिका अब तक लगभग 1000 टोमाहॉक मिसाइल से हमले कर चुका है और यह अमेरिकी नौसेना के पास मौजूद टोमाहॉक मिसाइल्स के कुल स्टॉक का लगभग 25% है। यानी जितनी भी टोमाहॉक मिसाइल अमेरिका के पास हैं, उसमें से 25% उन्होंने ईरान पर दाग कर अभी तक खर्च कर दी है। इस मिसाइल की कीमत लगभग 34 करोड़ रुपए है। यानी इस हिसाब से इस युद्ध में ही अमेरिका ने सिर्फ इस मिसाइल पर ही लगभग 34,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो आप ये कह सकते हैं कि 34,000 करोड़ रुपए की टोमाहॉक मिसाइल्स अमेरिका अब तक ईरान पर बरसा चुका है। तो 10 जून को जो टोमाहॉक मिसाइल्स फायर किए अमेरिका ने, अभी आप उन्हीं की तस्वीरें देख रहे थे। 8 अप्रैल के बाद अमेरिका ने पहली बार तेहरान के पास कराच शहर पर हमला किया। ईरान की सेना ने अमेरिका के मिसाइल हमले को हवा में ही नष्ट करने का दावा किया है। अब ऐसा लग रहा है कि ईरान पर अमेरिका का हमला शायद रुकने वाला नहीं है। ये तस्वीरें आप लगातार देखते आ रहे हैं, ईरान पर जो हमला हुआ है। आप पहले ये तस्वीरें देख लीजिए, फिर मैं आपको अगली खबर बताता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक नई धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि आज रात अमेरिका की सेना ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है वेरी हार्ड टुनाइट, जिसका मतलब है आज रात एक बड़ा हमला हो सकता है। आज की रात ईरान पर भारी पड़ने वाली है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के खर्ग आइलैंड पर कब्जा करेगा और उसके ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेगा। खास बात यह है कि ट्रंप ने अपने पोस्ट में वेनेजुएला का जिक्र भी किया है और कहा है कि ईरान में यह पूरा ऑपरेशन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा अमेरिका ने वेनेजुएला में किया था। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने लगातार दूसरे दिन कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में 18 हमले किए और इन देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया। जॉर्डन में आज एक अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान ने 12 मिसाइल से हमला किया और इनमें से ज्यादातर मिसाइल्स को जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। इसके अलावा बहरीन में ईरान के ड्रोन हमलों से कई घर नष्ट हो गए। तो अब हम आपको पूरा ईरान युद्ध का अपडेट दे चुके हैं। जो भी आज की बड़ी खबरें थी आपको बता दी। अब आपको भारत की राजनीति में वापस लाते हैं और आज भारत की राजनीति में सबसे ज्यादा खबर ट्रेंड कर रही है वो है पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बारे में। आज पश्चिम बंगाल के फाल्ता में पुलिस ने अभिषेक बनर्जी के बहुत ही करीबी रहे जहांगीर खान की सड़क पर परेड निकाली। इस दौरान जहांगीर खान टी शर्ट और हाफ पैंट पहने हुए था। जहांगीर खान पर जबरन वसूली, चुनाव के दौरान हिंसा और ईवीएम से छेड़छाड़ जैसे कई बड़े आरोप हैं और फाल्ता वही सीट है जहां से जहांगीर खान इस बार भी चुनाव लड़ा था और इस इलाके में उसका बड़ा दबदबा माना जाता है क्योंकि वो इस इलाके से विधायक था। जिस जहांगीर खान का पश्चिम बंगाल में एक जमाने में इतना खौफ हुआ करता था और वो इस इलाके का डॉन हुआ करता था,
आज उसकी हालत ऐसी हो गई कि अब वहां के लोग उसके पास जा जाकर आज उसके वीडियोस बना रहे थे, तस्वीरें ले रहे थे। अब पश्चिम बंगाल की जनता के बीच जहांगीर खान का डर बिल्कुल समाप्त हो चुका है। जो छोटा मोटा डर बचा भी होगा वो आज पश्चिम बंगाल की पुलिस जब जहांगीर खान को इस तरह सड़क पर परेड कराकर ले गई तो वो सारा डर अब दया में तब्दील हो चुका होगा। तस्वीरें देखिए। हेलो तो देखिए लोग कैसे जहांगीर खान को चोर चोर कहकर बुला रहे हैं, कैसे सरेआम अब उसका अपमान हो रहा है। पुलिस कॉलर पकड़कर सरेआम सड़क पर उसकी ऐसे परेड करा रहे। देखिए पुलिस वाले ने कैसे उसका कॉलर पकड़ा हुआ है, अभी जो तस्वीर में आप देख रहे थे। इसलिए जो पाप होता है, जो डर होता है, वो एक ना एक दिन ऐसे ही समाप्त होता है। और कैसे आज देखिए पीछे पीछे लोग इस डॉन का, इतने बड़े अपराधी का, जिसका डर हुआ करता था, आज उसके वीडियोस बन रहे हैं, लोग तस्वीरें बना रहे हैं और देखिए कैसे लोग खुश हो रहे हैं। अब आपको चुनाव के दौरान इसी जहांगीर खान द्वारा बोले गए कुछ मशहूर डायलॉग सुनवाते हैं। एक वीडियो में वो खुद को पुष्पा बता रहा है और कह रहा है कि पुष्पा झुकेगा नहीं, और दूसरे वीडियो में वो खुद को ममता बनर्जी का सैनिक बता रहा है। তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পুষ্পারা ঝুঁকেগা নেই। আমার বাড়ির লোককে বা আমার এলাকায় ও ধমকানোর চেষ্টা করেছে এবং বড় বড় ডায়লগ দিয়ে গেছে। কিন্তু একটা পুলিশ অবজারভারের এটা কাজ নয়। ইলেকশন কমিশনার এই নিয়ম করেনি, রুলস করেনি যে একটা পুলিশ অবজারভার কারোর বাড়ি থেকে নিজে সরাসরি উপস্থিত থেকে ধমকানো চমকানোর, এটা কোনো নিয়ম নেই। ইলেকশন কমিশনের কোনো নিয়ম নেই। বেআইনিভাবে তারা বিজেপিকে মদত দেওয়ার জন্য তারা এই ধরনের ধমকানো চমকানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীদেরকে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা এই ধমকানো চমকানো ভয় পায় না। আমরা মমতা ব্যানার্জি সৈনিক, আমরা অভিষেক ব্যানার্জি সৈনিক, আমরা নত হব মানুষের কাছে। हम ममता बनर्जी के सैनिक हैं, हम अभिषेक बनर्जी के सैनिक हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। मुझे याद है चुनाव से ठीक पहले एक आईपीएस अफसर और पुलिस वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने चेतावनी दी थी इसी अपराधी को, इसी जहांगीर खान को, कि आप लोगों को डराना धमकाना बंद कर दीजिए, आप वोटर्स को डराना धमकाना बंद कर दीजिए। और तब इसने खुली चुनौती पुलिस को दे दी थी। उस समय ये व्यक्ति और इसके जो लोग थे वो कहते थे कि हम किसी पुलिस से नहीं डरते, पुलिस के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि हमारे बारे में, हमारे खिलाफ कोई एक्शन ले सके। और ये बात सही भी थी, पुलिस की इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि पुलिस इसे हाथ भी लगा सके। लेकिन तब ममता बनर्जी की सरकार थी। ममता बनर्जी की सरकार के दौरान ये कैसे कहता था कि पिक्चर अभी बाकी है, और सरकार बदलते ही देखिए क्या हालत आ गई जहांगीर खान की। अब आपको ममता बनर्जी की पार्टी में बगावत को लेकर एक और बड़ी खबर बताते हैं। ममता बनर्जी के लिए आज एक और बुरी खबर आई है। ममता बनर्जी को अब अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी और अपने बहुत ही भरोसेमंद सांसद कल्याण बनर्जी के बीच किसी एक को चुनना होगा। कल्याण बनर्जी ने आज बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि वो
अब अभिषेक बनर्जी के साथ काम नहीं कर सकते। यानी अब टीएमसी में या तो अभिषेक बनर्जी रहेंगे या कल्याण बनर्जी रहेंगे। ममता बनर्जी को अब यह तय करना होगा कि इन दोनों में से वो किसे रखना चाहती हैं। और कल्याण बनर्जी ने आज ये साफ साफ कह दिया है कि वो ममता बनर्जी के साथ रहेंगे, लेकिन अगर ममता बनर्जी चाहती हैं कि कल्याण बनर्जी उनके साथ रहें तो उन्हें अभिषेक बनर्जी को छोड़ना पड़ेगा। और उन्होंने अभिषेक बनर्जी को अगर नहीं छोड़ा तो फिर कल्याण बनर्जी उनके साथ नहीं रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में आज जो स्थिति ममता बनर्जी की हुई है उसकी एकमात्र वजह है अभिषेक बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का घमंड। And henceforth I will not be appearing in any matter on behalf of Abhishek Banerjee. Because this arrogant attitude, I don't like it. One must respect to the seniors. I am 45 years in the profession. All these persons have worked with me as junior. How can he humiliate me? I am also senior in politics. He can't do it in this way. He should understand because of him that we have lost it. He should understand this. He should understand the party is facing this problem because of him. Only because of him. But he will be going disrespecting everyone, disrespecting me. This is not tolerable. I can't tolerate. I will request the Didi, if you depend upon the Abhishek Banerjee, then you remain with the Abhishek Banerjee, leave me. And if you leave Abhishek Banerjee, I am there. Who has destroyed our party itself. This is the reason. तो कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के बारे में ममता बनर्जी को बड़ी मुश्किल चॉइस दी है और कहा है कि एक को चुन लीजिए, या तो अभिषेक बनर्जी को चुन लीजिए या मुझे चुन लीजिए, क्योंकि मैं अभिषेक बनर्जी के साथ अब काम नहीं कर सकता। यानी अब ममता बनर्जी को अपने 38 साल के भतीजे अभिषेक बनर्जी और 69 वर्ष के सबसे पुराने सहयोगी कल्याण बनर्जी में से एक को चुनना है। अब आपको बताते हैं कि कल्याण बनर्जी आज इतने ज्यादा नाराज क्यों हैं। कल्याण बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत वरिष्ठ वकील हैं। फर्जी हस्ताक्षर के मामले में आज कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई थी और इस मामले में अभिषेक बनर्जी की तरफ से कल्याण बनर्जी को पैरवी करनी थी। कल्याण बनर्जी अभिषेक बनर्जी के ये केस लड़ रहे थे। वो सांसद भी हैं टीएमसी के, लेकिन 10 जून को यानी सुनवाई के एक दिन पहले कल्याण बनर्जी के बेटे को फोन करके यह बताया गया कि अब इस केस की पैरवी कोई दूसरा वकील करेगा और इस बात से कल्याण बनर्जी नाराज हो गए। कल्याण बनर्जी ममता बनर्जी के बहुत करीबी नेता माने जाते हैं। ममता बनर्जी ने जब वर्ष 1998 में टीएमसी की स्थापना की थी तब से कल्याण बनर्जी उनके साथ हैं। सिंगूर और नंदीग्राम जैसे बड़े बड़े राजनीतिक आंदोलनों में कल्याण बनर्जी लगातार ममता बनर्जी के साथ खड़े रहे। कोलकाता में ममता बनर्जी के घर के पास ही कल्याण बनर्जी का घर भी है। आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी के लिए कल्याण बनर्जी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। लोकसभा में कल्याण बनर्जी टीएमसी के बड़े नेताओं में रहे हैं, सांसद रहे हैं और वो लगातार अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहे हैं। टीएमसी जब बीजेपी के खिलाफ लोकसभा में लड़ाई लड़ती थी तो वो बहुत प्रमुख वक्ता के तौर पर सामने आते थे। एक तरह से लोकसभा में वो अभिषेक बनर्जी के बाद ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक रहे हैं। अभिषेक बनर्जी इसलिए क्योंकि वो रिश्तेदार हैं, परिवार के सदस्य हैं, लेकिन आज आपको ये पता चला होगा कि ममता बनर्जी अपने 38 साल के इतने कम अनुभवी भतीजे को लगातार प्रमोट करती रही और उसकी वजह से जो बड़े बड़े अनुभवी नेता हैं, जो इतने पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने ममता बनर्जी के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी, वो अंदर ही अंदर कितने परेशान होते होंगे, कितना मलाल उन्हें होता होगा, ये आज देखिए। आज 69 साल के कल्याण बनर्जी ने अपना दर्द पूरे देश को बताया है। 69 साल का एक अनुभवी नेता जब आप उसे यह कह देते हैं कि आप 38 साल के मेरे एक भतीजे से आदेश लीजिए, हर काम मेरे 38 साल के अनुभवहीन भतीजे से पूछ पूछ कर कीजिए, तो सोचिए उस अनुभवी नेता को कैसा लगता होगा। और आज कल्याण बनर्जी ने इतने दिनों के बाद इतने गुस्से में आकर, असल में उनका गुस्सा फूट पड़ा आज, और तब जाकर आज उन्होंने
अपने इतने वर्षों की जो भड़ास है, इतने वर्षों का जो दर्द है, वो आज उन्होंने सबके सामने आज बता दिया, जाहिर कर दिया। और उन्होंने ये साफ कहा है कि ममता बनर्जी का जो हाल हुआ है वो अभिषेक बनर्जी के इसी घमंड की वजह से हुआ है। आज ममता बनर्जी को ये समझ में आना चाहिए कि जब कल्याण बनर्जी जैसा इतना अनुभवी नेता, जो उनका इतना वफादार रहा है, अगर वो उनके इस भतीजे की वजह से वो भी जा रहा है तो कुछ ना कुछ उनके भतीजे में समस्या जरूर रही होगी। और आज एक परिवारवाद की वजह से ममता बनर्जी की पूरी पार्टी खत्म हो रही है। आज फर्जी हस्ताक्षर के मामले में अभिषेक बनर्जी कोलकाता के सीआईडी के दफ्तर भी पहुंचे पेश होने के लिए, क्योंकि उन्हें इसके बाद का कोई समय मिल नहीं रहा था। इसी हफ्ते 9 जून को फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी की एक टीम ने ममता बनर्जी के घर पर भी जाकर जांच की थी और आज अभिषेक बनर्जी को वहां पर सीआईडी के ऑफिस में जाना ही पड़ा और सीआईडी के सामने वो पेश आज हुए हैं। टीएमसी के एक और सांसद प्रकाश चिक बारिक ने आज राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यसभा के सभापति को भेज दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर और सुष्मिता देव भी राज्यसभा से इस्तीफा दे चुकी हैं। राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हैं और अब इनकी संख्या घटकर रह गई है 10। असल में अगर आप देखें तो अब हर रोज टीएमसी का एक सांसद राज्यसभा से इस्तीफा दे रहा है और धीरे धीरे जो है ममता बनर्जी को हर रोज एक बुरी खबर मिल रही है, एक झटका लग रहा है। आज भी ममता बनर्जी को इतनी सारी बुरी खबरें मिली, लेकिन आज एक सुखद खबर भी ममता बनर्जी के लिए आई है। ऐसे समय में जब उनके सारे करीबी नेता ममता बनर्जी को छोड़कर जा रहे हैं तो टीएमसी के लोकसभा सांसद और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि वो ममता बनर्जी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और इस्तीफा देने वाले बागी सांसदों की सूची में उनका नाम होने की खबर बिल्कुल गलत है। अभी तक बागी विधायकों के गुट का यह दावा था कि शत्रुघ्न सिन्हा भी उनके साथ हैं और देश के मीडिया ने भी लगातार ये खबर चला दी थी कि शत्रुघ्न सिन्हा भी ममता बनर्जी को छोड़कर जा रहे हैं। और शत्रुघ्न सिन्हा इस समय पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी के सांसद हैं। आज उन्होंने बाकायदा मीडिया के सामने आकर कैमरे पर आकर अपना रुख स्पष्ट किया है। बहुत सारे लोग हैं जो आज चले गए हैं, तथाकथित बागी ग्रुप में आज शामिल हो गए हैं। कोई बात नहीं, वो लोग भी अच्छे लोग हैं, मेरे तो मित्रगण हैं और मैं उनका भी आभारी हूं जिन्होंने दूसरी पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी से या अन्य पार्टी से भी या अन्य लोगों ने जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, मुझे अपने साथ आया, जुड़ने को कहा, आने को कहा या बागी ग्रुप में शामिल होने को कहा, मैं उनका आभारी हूं। मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। तो आज मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि मैं ममता जी का साथ निभाऊं, तृणमूल कांग्रेस का साथ निभाऊं। पार्टियां तो इससे पहले और भी बहुत सारी टूटी हैं, बहुत सारी पार्टियां खत्म हुई हैं, बहुत सारी पार्टियों में दो खेमे हो गए, विभाजन हो गया, शिवसेना में हुआ, हाल ही में एनसीपी में हुआ। लेकिन जिस प्रकार से, जितनी तेजी से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी खत्म हो रही है, दिनों के हिसाब से, घंटों के हिसाब से, मिनटों के हिसाब से, ऐसा इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। और आज हिंदी में एक शब्द होता है वाष्पित। इसका मतलब होता है किसी तरल पदार्थ का या पानी का भाप बनकर उड़ जाना। तो ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, वो लगातार हर रोज वाष्पित हो रही है, यानी हर रोज भाप बन रही है। इस प्रकार से ये पार्टी गायब होती जा रही है। तो ऐसा वाष्पित होना किसी पार्टी का हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। ममता बनर्जी की जो साथ हो रहा है वो अभूतपूर्व है और इससे आपको ये पता चलेगा कि ममता बनर्जी जैसी इतनी बड़ी शक्तिशाली नेता जिन लोगों को अपने साथ लेकर चल रही थी, वो सारे के सारे लोग असल में अंदर से उनसे कितने नाराज थे। अब हम आपको हिंदू ग्रोथ रेट का पूरा सच आज बताना चाहते हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जून को एनडीए की बैठक में हिंदू ग्रोथ रेट का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने दशकों तक हमारे देश में धीमी विकास दर के लिए हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराया था।
लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए पूरी दुनिया को हिंदू ग्रोथ रेट की एक काल्पनिक कहानी बताई। आप भारत के आर्थिक इतिहास के इस विश्लेषण को आज ध्यान से देखिए। आप में से बहुत सारे लोगों को ये समझ में शायद नहीं आया होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उस भाषण में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है जो आज आपको ठीक से समझना चाहिए, क्योंकि इस विश्लेषण से आज आप समझ पाएंगे कि भारत के विकसित राष्ट्र न बनने के लिए कौन जिम्मेदार है। हम भी तो दूसरे देशों की तरह अब तक विकसित देश बन सकते थे, हम भी तो अब तक अमीर देश बन सकते थे, हमारे भी सारे पूरे देश में हर व्यक्ति गरीबी रेखा से बाहर हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं हुआ, कभी आपने सोचा है? तो आज मैं आपको उसका जवाब देता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। वर्ष 1700 में दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 24.4% थी। ये याद रख लीजिए, 24.4%, यानी दुनिया की हर 4 रुपए की कमाई में लगभग 1 रुपया भारत से आता था, भारत की अर्थव्यवस्था से आता था। 24%, 24.5% हमारा शेयर था दुनिया की जीडीपी में। लेकिन अंग्रेजों के शासन में धीमी आर्थिक वृद्धि के कारण आजादी का समय आते आते वर्ष 1947 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी घटकर सिर्फ 4.2% रह गई। तो सोचिए, कहां 24.5% हिस्सेदारी हमारी थी दुनिया के अर्थव्यवस्था में, और कहां 1947 में घटकर रह गई 4.2%। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 1850 से 1947 के बीच भारत की औसत जीडीपी विकास दर सिर्फ 0.55% थी। यह भी आप याद रखिएगा, जीडीपी विकास दर हमारी जो थी 0.55% थी, जो आज 7-7.5% के आसपास रहती है। इस दौरान अमेरिका, यूरोप और जापान में औद्योगिक क्रांति हुई और इन देशों में जीडीपी विकास दर बहुत ज्यादा उस समय था। इस समय ये जो युग की जो मैं बात कर रहा हूं, पश्चिमी देशों में औसत विकास दर 4% से ज्यादा होती थी, जहां हमारी 0.5% थी। जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत और चीन की अर्थव्यवस्था लगभग बराबर थी, लेकिन पिछले 78 वर्षों में चीन की अर्थव्यवस्था भारत से लगभग 5 गुना ज्यादा बड़ी हो चुकी है। वर्ष 1950 में भारत की अर्थव्यवस्था 21 लाख करोड़ रुपए की थी और चीन की अर्थव्यवस्था 23 लाख करोड़ रुपए की थी, यानी लगभग दोनों की बराबर थी 1950 में। वर्ष 2000 आते आते भारत की अर्थव्यवस्था बढ़कर हुई लगभग 211 लाख करोड़ रुपए, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था पहुंच गई 394 लाख करोड़ रुपए पर। 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था बढ़कर हो गई 384 लाख करोड़ रुपए, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था बढ़कर हो गई 1872 लाख करोड़ रुपए। कितना बड़ा अंतर हो गया। इस तरह से धीरे धीरे चीन की अर्थव्यवस्था भारत से लगभग 5 गुना ज्यादा हो गई। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे चीन की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो गई, चीन इतनी तेजी से विकास करता गया और हम पीछे रह गए, जबकि हमारी जो शुरुआत थी 1950 में लगभग एक जैसी थी। ऐसा चीन ने क्या किया जो हमने नहीं किया? अब आप भारत और चीन के जीडीपी विकास दर की तुलना का एक दिलचस्प आंकड़ा देखिए। 1970 के दशक में भारत की जीडीपी विकास दर लगभग 4% से लेकर 5% के बीच थी, जबकि चीन की विकास दर थी औसतन 7.4%। इसके बाद 3 दशकों तक यानी 30 साल तक भारत की जीडीपी विकास दर लगभग 6% के आसपास रही, जबकि चीन की विकास दर 10% से भी ज्यादा हो गई। 3 दशकों में चीन बहुत तेजी से भारत से आगे निकल गया और इन 30 वर्षों में ज्यादातर समय भारत में कांग्रेस या गठबंधन की सरकारें थीं। इसके बाद वर्ष 2010 में भारत और चीन की अर्थव्यवस्था की विकास दर लगभग बराबर हो गई, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव 2014 के बाद आया, जब भारत की विकास दर चीन से भी आगे निकल गई। इस समय भारत की विकास दर 7.7% है और चीन की विकास दर 4.4% है। आजादी के बाद 1950 से लेकर 1980 के दशक तक भारत की विकास दर सबसे कम थी। कम विकास दर को बताने के लिए 1970 के दशक में हिंदू ग्रोथ रेट की थ्योरी दुनिया को दी गई। हिंदू ग्रोथ रेट के जरिए यह बताने की कोशिश की गई कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भाग्य, कर्म और संतोष जैसे विचारों को मानते हैं। वो कम में भी संतोष कर लेते हैं, वो अपने भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं, इसलिए वो धीमी विकास दर से भी खुश हैं, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं है। या आप ये कह लीजिए कि यह बताने की कोशिश की गई कि देश का जो हिंदू वर्ग है
जो बहुसंख्यक आबादी है हिंदू, ये आलसी हैं, ये काम नहीं करना चाहते और थोड़े में खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। इसलिए भारत आगे नहीं बढ़ रहा। जबकि सच ये है कि इस धीमी विकास दर के लिए उस समय के हिंदू नहीं, बल्कि उस समय की सरकारें, उनकी नीतियां और उनकी सोच जिम्मेदार थी। उस समय क्या होता था? लाइसेंस राज, भ्रष्टाचार और भारत की बंद अर्थव्यवस्था की सोच ने विकास दर की रफ्तार को बहुत धीमा कर दिया। उस दौर में फैक्ट्री लगाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, कोई भी नया सामान बाजार में लाने के लिए, कोई भी सामान बाहर से इंपोर्ट करने के लिए सरकारी मंजूरी की जरूरत पड़ती थी। इसी को लाइसेंस राज कहते थे। यानी आपको कोई भी सामान अगर भारत में बनाकर बेचना है, उसके लिए पहले आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। और उस समय की सरकारों का मानना था कि अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए, यानी सरकार की भूमिका, स्टेट की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को बहुत सीमित आजादी उस समय दी गई। प्राइवेट सेक्टर को भी हर काम के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। सरकार तय करेगी कि प्राइवेट सेक्टर में कौन सी कंपनी क्या बनाएगी, कितना बनाएगी, कितने दाम पर बेचेगी। और उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी हद तक पूरी दुनिया से एकदम बंद रखा गया। हम दुनिया तक नहीं जा सकते और दुनिया हम तक नहीं पहुंच सकती। जबकि इसी दौरान कई एशियाई देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया था, जिसको हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहते हैं। वर्ष 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोला गया जब नरसिम्हा राव आए। और इस तरह जिन आर्थिक सुधारों को कई एशियाई देशों ने 1970 और 80 के दशक में अपना लिया था, भारत ने बहुत देर कर दी और उन्होंने 1991 में अपनाना शुरू किया। इस तरह सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश भारत के धीमे विकास के लिए सबसे पहले तो अंग्रेज जिम्मेदार थे और उसके बाद अंग्रेजों के बाद जो सरकार आई वो थी कांग्रेस की सरकार, वो इसके लिए जिम्मेदार है। और नाम दे दिया गया हिंदू ग्रोथ रेट का कि हिंदू काम नहीं करना चाहते, हिंदू बहुत ही संतुष्ट कौम है और हिंदुओं की वजह से, क्योंकि हमारे देश में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, इसलिए भारत आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो ये है हिंदू ग्रोथ रेट की थ्योरी। आप में से बहुत सारे लोग जो उस पीढ़ी के होंगे जिन्हें 1970, 1980 और 90 का ज़माना याद होगा, वो आज इस कहानी को बहुत अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे और आज उन्हें अपने पुराने दिन याद आ गए होंगे। अब ईरान युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर यह है कि आज से फुटबॉल का विश्व युद्ध, आप इसे एक प्रकार से कह सकते हैं, फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। ईरान युद्ध का असर सिर्फ आपकी जेब पर नहीं बल्कि फुटबॉल के वर्ल्ड कप पर भी पड़ा है और यही वजह है कि ये अब तक का सबसे महंगा फुटबॉल टूर्नामेंट होगा। आज हम फीफा वर्ल्ड कप का पूरा अर्थशास्त्र आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप इस वर्ल्ड कप को देखना चाहते हैं तो कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। फीफा वर्ल्ड कप के 96 वर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि 3 देश मिलकर इसे होस्ट करेंगे और इसकी एक नहीं बल्कि 3 ओपनिंग सेरेमनीज होंगी। पहली ओपनिंग सेरेमनी आज रात 11 बजे मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में होगी और अब से कुछ घंटों के बाद ही इस वर्ल्ड कप का पहला मैच मेक्सिको और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच मेक्सिको सिटी में खेला जाएगा। इसके बाद 12 जून को 2 और ओपनिंग सेरेमनीज होंगी और उसके साथ अमेरिका के लॉस एंजलिस और कनाडा के टोरंटो शहर में ये ओपनिंग सेरेमनीज होंगी। जिस तरह क्रिकेट में आईसीसी सबसे बड़ी संस्था है, उसी तरह फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है फीफा और फीफा ही वर्ल्ड कप का आयोजन करती है। इस बार का वर्ल्ड कप अब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है क्योंकि पहली बार इसमें दुनिया के 48 देश शामिल होंगे और वर्ष 1998 से 2022 तक सिर्फ 32 देश ही इसमें खेलते थे। अब अगले 39 दिनों तक यानी 20 जुलाई तक पूरी दुनिया की 48 टीमों के बीच कुल मिलाकर 104 मैच होंगे। वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार दुनिया के 3 देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको मिलकर इस वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हैं और फीफा के मुताबिक यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महंगा वर्ल्ड कप हो सकता है। इस वर्ल्ड कप में मैचों के आयोजन पर 62,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसीलिए किसी एक देश के लिए की सबसे बड़ी वजह है 3 अलग अलग देशों में जो है 104 मैच हो रहे हैं, जिससे यात्रा, सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स का जो खर्च है वो बहुत बढ़ गया है। हालांकि इस टूर्नामेंट से लगभग 86,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलने का भी अनुमान है।
इस बार प्राइज मनी लगभग 6,300 करोड़ रुपए होगी, जो पिछले वर्ल्ड कप से 50% ज्यादा है। इस बार चैंपियन टीम को लगभग 480 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिलेगी और रनर अप टीम को लगभग 300 करोड़ रुपए। इसके अलावा टिकटों की बिक्री, स्पॉन्सरशिप, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और टूरिज्म से लाखों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू भी मिलेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरी दुनिया में फुटबॉल के लगभग 500 करोड़ फैंस हैं, यानी दुनिया की 820 करोड़ की आबादी में से 61% लोग किसी न किसी तरह फुटबॉल को फॉलो करते हैं। और यही वजह है कि जब फीफा वर्ल्ड कप शुरू होता है तो सिर्फ 48 टीमें नहीं खेल रही होंगी, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें वहीं पर टिकी होगी। अब आप मेक्सिको में इस वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी की तैयारियों की कुछ तस्वीरें देखिए। इस बार वर्ल्ड कप में लगभग 1250 फुटबॉलर्स के खेलने की उम्मीद है और दिलचस्प बात यह है कि इस टूर्नामेंट के सबसे उम्र दराज खिलाड़ी की उम्र लगभग 43 वर्ष होगी और सबसे युवा खिलाड़ी की उम्र लगभग 17 वर्ष है। और इन दोनों की उम्र के बीच लगभग 25 वर्ष यानी पूरी एक या कह लीजिए एक से भी ज्यादा पीढ़ी का अंतर है। लेकिन इस बार एक बड़ा विवाद टिकटों की कीमत को लेकर शुरू हो गया है। वर्ल्ड कप के फाइनल मैच का सबसे महंगा टिकट लगभग 31.5 लाख रुपए का होगा और इस मैच के सबसे सस्ते टिकट की कीमत होगी लगभग 2 लाख रुपए। वर्ल्ड कप के फाइनल मैच का सबसे सस्ता टिकट एक भारतीय की लगभग 11 महीने की औसत तनख्वाह के बराबर है। भारत में सबसे ज्यादा ब्राजील और अर्जेंटीना के समर्थक हैं और अगर आप भी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए मेक्सिको, अमेरिका या कनाडा जाना चाहते हैं तो अभी से अपना बजट जरा चेक कर लीजिए, देख लीजिए। ये वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट होगा। इसकी शुरुआत 96 वर्ष पहले साल 1930 में उरुग्वे में हुई थी और ये वर्ल्ड कप उरुग्वे ने ही तब जीता था। इसके बाद हर 4 साल में वर्ल्ड कप का आयोजन होने लगा। तो जब भी फुटबॉल का वर्ल्ड कप शुरू होता है तो इसका एक बुखार होता है जो पूरी दुनिया को चढ़ना शुरू हो जाता है और आज से पूरी दुनिया को ये वर्ल्ड कप का जो बुखार है ये चढ़ना शुरू हो जाएगा। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के खिलाफ अब अल्बानिया में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। विकसित भारत का विकसित भारत। जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है। सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं। भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। पीएनबी, मेरा अपना बैंक। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above.
विकसित भारत का विकसित भारत। अब आपको थोड़ी देर के लिए अल्बानिया नाम के एक देश में लेकर चलते हैं, क्योंकि वहां की जनता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के विरोध में आजकल सड़कों पर उतर आई है। दरअसल अल्बानिया यूरोप का एक उभरता हुआ पर्यटन केंद्र है और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर यहां पर एक लग्जरी रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं और इसी के विरोध में पिछले 10 दिनों से यहां के लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 जून को अल्बानिया की राजधानी तिराना में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर इस रिजॉर्ट का विरोध किया, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद का विरोध किया और वहां के लोगों का नारा है कि अल्बानिया बिकाऊ नहीं है और इसे अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन वहां के देश में माना जा रहा है। ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर की कंपनी इस लग्जरी रिजॉर्ट पर लगभग 55,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस रिजॉर्ट के बनने से वहां के पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा और फ्लेमिंगो, सील और कुछ और कछुओं जैसी प्रजाति और समुद्री जीवों का प्राकृतिक आवास जो है वो नष्ट हो जाएगा। उनका आरोप है कि सरकार पर्यावरण और स्थानीय लोगों के हितों की कीमत पर विदेशी निवेशकों को फायदा पहुंचा रही है। वैसे तो इस प्रदर्शन की शुरुआत पर्यावरण बचाने की मुहिम के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन अब ये अल्बानिया के प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ एक बड़े जन आंदोलन में बदल चुका है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि सरकार भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करने और आम लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने में अभी तक नाकाम रही है। लेकिन आप सोचिए कि वहाँ के जो लोग हैं, हमारे देश में आपने इतने बड़े विरोध प्रदर्शन जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आ जाएं, अभी तक सिर्फ राजनीतिक विरोध को लेकर आपने देखे होंगे। हमारे यहाँ या तो कोई राजनीतिक विरोध होता है, किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं, या कभी कभी आपने देखा होगा कि रिजर्वेशन को लेकर इस तरह के विरोध प्रदर्शन होते हैं। लेकिन कभी अपने देश में आपने पर्यावरण को लेकर इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं देखा होगा। अपने देश के संसाधनों को लेकर, समुद्री जनजातियों को लेकर, प्रजातियों को लेकर कभी ऐसा प्रदर्शन आपको देखने को नहीं मिला होगा। इससे यह समझ में आता है कि ये जो पश्चिमी देश है, यूरोप के जो देश हैं, यहाँ के लोग अपने पर्यावरण को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को लेकर बहुत जागरूक हैं। यहाँ के लोग अपने देश के संसाधनों को लेकर बहुत जागरूक हैं और ये नहीं चाहते कि पैसे के लालच में इनके देश की संस्कृति खराब हो। ये नहीं चाहते कि पैसे के लालच में इनके देश का पर्यावरण खराब हो, इनके देश की जो इकोलॉजी है वो खराब हो। और आप देखिए कि इन सारे मुद्दों को लेकर इनकी जो जागरूकता है वो कहीं ज्यादा है। भारत जैसे देश में आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पर्यावरण को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आएंगे। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित भारत। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर।
PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. टेबल के ऊपर जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते, पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किडबैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किडबैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित भारत। और अब हम डिकोड के आज के एपिसोड के कुल व्यूज के बारे में आपको बताते हैं। आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो इस समय है 6 मिलियन। मतलब आज के हमारे इस एपिसोड को 60 लाख व्यूज अब तक मिल चुके हैं। ये हमारे आपने जो देखा टोटल डिजिटल लाइव व्यूज हैं जो अब हो गए हैं 61 लाख, मतलब 6.1 मिलियन। और ये नंबर क्रोम डीएम की लाइव ट्रैकिंग के जरिए आता है जो हमारे रियल टाइम डिजिटल व्यूज को आपकी स्क्रीन पर दर्शाता है, और वो है इस समय 6.1 मिलियन। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज्यादा जरूरी हो जाएगा उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार।